तो दोस्तों वेलकम यू ऑल। रमेश सिंह इकोनॉमी का जो लेक्चर सीरीज़ हमने शुरू किया है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर नंबर 7 जो है उसका सेकंड पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर डील करता है बिजनेस साइकिल के साथ में। देखिए ये जो चैप्टर है मैंने रमेश सिंह से कवर नहीं किया, कोई दूसरी बुक थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बुक, वहाँ से मैंने कवर किया क्योंकि वहाँ पे जो मटेरियल था वो बहुत अच्छा भी था और बहुत कुछ उसमें था। तो बुक जो है वो रमेश सिंह नहीं रहेगी, लेकिन हमारा जो यहाँ पे टारगेट है या फिर हमारा एम जो है वो ये है कि किसी तरीके से इस कंसेप्ट को समझा जाए। तो ये बहुत अच्छी तरीके से हम दूसरे सोर्स से जहाँ से हमने इसको कवर किया है वहाँ से भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और इनफैक्ट बहुत ही एक्स्ट्रा इसमें इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन एक चीज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे वो ये है कि कुछ थियरीज़ जो है बिजनेस साइकिल से रिलेटेड वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस आपका इकोनॉमिक्स जो ऑप्शनल पेपर नहीं है तब तक ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला नहीं है। और इसमें भी डाउट है कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो सिलेबस है वहाँ पे बिजनेस साइकिल का वहाँ पे जिक्र किया गया है कि नहीं किया गया। तो हमारे लिए इसका जो रेलेवेंस है, अनलेस आप यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कोई खासा इसका यूज़ जो था वो मिलने वाला नहीं था आपके लिए। तो हम बिजनेस साइकिल से रिलेटेड बहुत सी जो थियरीज़ हैं उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिक एस्पेक्ट है जो कि प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पर्सपेक्टिव से जीएस 3 का जो पेपर है, अगर वहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड अगर पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे इसका कुछ रेलेवेंस आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज इसका कोई खास रेलेवेंस जो है वो नहीं है। तो जितना भी रिस्ट्रिक्टेड डिस्कशन हम कर सके उतना ही हम इस चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लेमन शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं ये बिजनेस साइकिल होता क्या है। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, साइकिल। साइकिल मतलब कि कुछ एक सीरीज़ जो कि शुरू हुई है वो चल रही है, फिर से वहीं पे आ रही है, चल रही है, वहीं से फिर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे किसी चीज़ की शुरुआत होती है और फिर एक उसका एक टाइम पीरियड जो होता है दूसरी एक्टिविटीज़ में लगने के बाद वो फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है चलिए रीड करते हैं। इकोनॉमिक टर्म में इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं बिजनेस साइकिल को, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है द अल्टरनेट पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, अभी हम कह रहे थे कि एक चीज़ से शुरुआत हुई, फिर कहीं पे उसका ख़त्म होता है, फिर से शुरुआत होता है, फिर से ख़त्म होता है। तो किस इस तरीके का ही यहाँ पे किस साइकिल की बात की जा रही है कि एक पीरियड है एक्सपेंशन का, मतलब वहाँ पे एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा है, फिर से कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, एक्सपेंशन फिर से कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बिजनेस साइकिल कहते हैं। तो हम एक अगली स्लाइड में देखते हैं इस तरीके से आप समझ सकते हो। देखिए तो ये क्या है कि यहाँ से आपको एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, तो ये जो कर्व यहाँ से आप देख रहे हो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये दर्शाता है एक्सपेंशन को। और इस एक्सपेंशन पीरियड का जो पीक है ये कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये वाला, यहाँ पे इकॉनमी जो है वो ग्रो करती है। और एक्सपेंशन पीरियड जो ये होता है एक इकोनॉमी का, उसके और दूसरे क्या फीचर्स रहते हैं वो हम अगली स्लाइड्स में डिटेल में समझेंगे। बहरहाल बिजनेस साइकिल को क्योंकि हम समझ रहे हैं और जिसकी की डेफिनेशन ये कहती है कि ये एक अल्टरनेट चेंज है बिटवीन द एक्सपेंशन पीरियड एंड द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। तो ये आप देख रहे हो कि एक इकोनॉमी का एक्सपेंशन पीरियड है, यहाँ तक पीक तक चला गया, फिर वहाँ से जब ये कर्व नीचे आना शुरू हो जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन पीरियड कहते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्शन का जो सबसे निचला जो हिस्सा होता है, सबसे निचला भाग जो होता है, इसको ट्रफ पीरियड भी कहते हैं और इसको डिप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक्सपेंशन को दो हिस्सों में बांट कर देखें तो ये जो यहाँ से हमने जब शुरू किया एक्सपेंड करना, दैट मीन्स कि ये ट्रफ का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, दैट मीन्स कि जब डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई थी तो उसके बाद जब हमने इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया तो इसको रिकवरी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो दूसरा शब्द है इसको हम रिकवरी भी कह सकते हैं। और जो सबसे टॉप वाला जो ये पीक वाला पॉइंट है, ठीक है, ये पीक वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बूम की सिचुएशन भी कह सकते हैं। तो एक्सपेंशन का जो ये पूरा आप एरिया जो देख सकते हो कर्व को, उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक हिस्सा जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाला है इसको रिकवरी पीरियड कहते हो, और यहाँ से यहाँ तक वाला जो पीरियड है इसको बूम का सिचुएशन कह सकते हो। और पीक जो है ये सबसे प्रॉस्परस टाइम पीरियड की बात करता है, बूम पीरियड की अगर हम बात करें तो। ठीक उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन जो है इसको भी आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन का ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप रिसेशन कह सकते हो। और ये जो सबसे निचला जो हिस्सा है इसको आप क्या कह सकते हो, इसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक अल्टरनेटिव चेंज जो है
ठीक है। अल्टरनेटिव चेंज किस में, एक्सपेंशन में और कॉन्ट्रैक्शन में। इसको क्या कहते हैं, इसको ही बिजनेस साइकिल कहते हैं। सो आई होप कि अब ये टर्म जो है आपको क्लियर हो चुकी होगी। इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो एक्सपेंशन पीरियड है तो उसके क्या खास फीचर हो सकते हैं। तो जब एक्सपेंशन का पीरियड इकोनॉमी देखती है तो वो टाइम पीरियड होता है प्रोस्पेरिटी का, वो टाइम पीरियड होता है हाई इनकम का, वो टाइम पीरियड होता है हाई एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है जी, इस तरीके से एक्सपेंशन पीरियड है इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। और बिजनेस साइकिल है, इसको ट्रेड साइकिल भी कहा जाता है, आपने याद रखना है। और जेएम केन्स साहब ने ट्रेड साइकिल को डिफाइन करते हुए उन्होंने कुछ अपनी लैंग्वेज में ट्रेड साइकिल को किस तरीके से डिफाइन किया। इन्होंने ट्रेड साइकिल को दो भागों में डिवाइड किया। जैसे हमने देखा एक एक्सपेंशन पीरियड है, एक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है। तो उसके लिए इन्होंने क्या टर्म यूज़ किया, इन्होंने टर्म यूज़ किया गुड ट्रेड। ठीक है, गुड ट्रेड एंड बैड ट्रेड। ठीक है, तो गुड ट्रेड का, अब स्वाभाविक सी बात है, गुड ट्रेड वाला जो टाइम पीरियड होगा ये कौन सा होगा, ये एक्सपेंशन वाला टाइम पीरियड होगा। तो इस समय में क्या होता है, प्राइसेस जो हैं वो राइज करते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे कम होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। ठीक उसी तरीके से बैड टाइम जो है वहाँ पे क्या होगा कि प्राइसेस जो है वो तो डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जेएम केन्स साहब ने भी बिजनेस साइकिल को डिफाइन किया है। जब हम बात करते हैं बिजनेस साइकिल की तो हम कहते तो हैं कि यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन होता है, एक अल्टरनेट चेंज आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है इसका टाइम पीरियड क्या होता है, क्या इसके लिए कोई निर्धारित समय है? तो इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। ये जो है ये 2 साल से लेकर 12 साल के बीच में ये वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन ऑफ एक पर्टिकुलर कंट्री की सिचुएशन जो है वो कितनी वर्स है किसी कंट्री में, या फिर सिचुएशन जो है वो कितनी अच्छी है किसी कंट्री में। और अच्छी और बुरी के जब हम बात करते हैं तो हम एक्सपेंशन टाइम पीरियड की बात करते हैं और एक हम कॉन्ट्रैक्शन टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो ये तो रहेगी बेसिक डिटेल जो है कि बिजनेस साइकिल होता क्या है। और आई होप कि आप समझ भी गए होंगे, और इतना भी क्या डिफिकल्ट थोड़ी है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि हमें समझ नहीं लगेगा। और आपसे भला क्या चीज़ बचेगी, आपने सब कुछ समझ तो लिया ही होगा। चलिए अब एक बार फिर से नज़र डालते हैं कि जो कुछ अभी तक हमने समझा तो हमने किन किन पहलुओं पे बात की। तो एक, जब हम इस पूरे कर्व की बात करते हैं ट्रेड साइकिल के, तो इसके अलग अलग हिस्सों पे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, तो इसको हम किस किस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन वाला हमने टाइम एक्सपेंशन का जो एक टाइम पीरियड है उसको हमने देखा, और इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली इन्होंने बात की है इस बुक में कि एक एक्सपेंशन का पीरियड होता है, दूसरा एक्सपेंशन का जो पीक पीरियड होता है। ठीक है, एक्सपेंशन का जो पीक पीरियड होता है उसको यहाँ पे पीक इन्होंने कहा हुआ है। और उसके अलावा जब हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें तो वो होता है कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। और कॉन्ट्रैक्शन पीरियड का जो सबसे लोअर टर्निंग पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ट्रफ कहते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट डायग्राम जो है इसको एलाबोरेट इन्होंने किया है, और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम अगली स्लाइड्स में समझेंगे। बहरहाल अगर थोड़ा डायग्राम पे नज़र डालें तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसका टाइम पीरियड एक तो हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे लेवल ऑफ जीएनपी लिया हुआ है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि देखिए, जब हम बात करते हैं बिजनेस साइकिल की तो हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव चेंज जो है आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम पीरियड है उसमें देखने को मिलता है। तो ये हो सकता है कि बहुत लंबे समय पहले, मान लीजिए यहाँ पे रिकवरी का एक टाइम पीरियड आया है ना, ट्रफ के बाद में, दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्शन जो था उसके बाद में एक रिकवरी का टाइम पीरियड आया, फिर पीक आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन आया, फिर पीक आया, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम गैप भी तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना आपको। अब आपने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है, यहाँ से शुरू किया था, मान लीजिए कोई टाइम, मान लीजिए टी है, अब यहाँ तक आते आते ये कुछ टाइम मान लीजिए t+1 हो गया। तो आप देख रहे हो कि टाइम पीरियड जो है चेंज होने के बावजूद भी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसको कि यहाँ पे PQ लाइन के साथ दर्शाया गया है, दैट इज़ रिमेन सेम। दैट मीन्स कि यहाँ पे चेंजेस तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को तो मिल रहा है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसमें किसी भी तरीके का आपको चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, जहाँ पे मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, वो जो आपका जो एक लेवल आपने सेट किया हुआ है इक्विलिब्रियम पोजिशन, वो दैट इज़ रिमेन सेम। ठीक है, तो ये इस डायग्राम के ज़रिए बतलाने की कोशिश करी गई है। फिर एक इकोनॉमिस्ट हुए हिबल साहब, और उन्होंने बिजनेस साइकिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उन्होंने कहा कि एक टाइम होता है जिसको कि हम अपस्विंग कहते हैं, एक टाइम होता है जिसको अपर टर्निंग पॉइंट कहते हैं,
एक टाइम पीरियड होता है जिसको कि डाउन स्विंग कहते हैं, और सबसे डाउन स्विंग का जो लोअर टर्निंग पॉइंट होता है उसको हम लोअर टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो 4 पार्ट्स में इन्होंने बिजनेस साइकिल को डिवाइड किया है, और इन्होंने अपने तरीके से बिजनेस साइकिल को किस तरीके से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, यहाँ पे देख सकते हो। सेम जो जो हमने अब पिछली स्लाइड्स में देखा था कैसे किस तरीके से कर्व को बनाया गया था, तो कर्व तो लगभग वही है, ठीक है, और कर्व की जो डेफिनेशन है वो भी सेम ही है। लेकिन एक चेंज अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, वो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली जो लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इक्विलिब्रियम की लाइन कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि जब अल्टरनेटिव चेंज जो आपको देखने को मिलता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में, तो उसके साथ जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी यहाँ पे वेरी करता है, ठीक है। तो इसलिए जो पिछला डायग्राम हमने देखा उसका आप ये कह सकते हो कि मॉडिफाई और बहुत अच्छा वर्जन आपको इस डायग्राम में देखने को मिला, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये जो डायग्राम है ये ज़्यादा सही है। अब हमने जो 4 फेजेस देखे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं जो एक्सपेंशन और प्रोस्पेरिटी वाला टाइम पीरियड है। दैट मीन्स कि एक्सपेंशन और पीक को हम दोनों को इकट्ठे ही हम स्टडी करते हैं कि इसके क्या खास फीचर होते हैं। तो नाम से ही यहाँ पे क्लियर है कि ये प्रोस्पेरिटी का टाइम है, और प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि का जो टाइम है, यहाँ पे सब कुछ आपके फेवर में ही रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। जैसे कि आउटपुट बढ़ेगा आपका, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और सब कुछ जो है आपके फेवर में ही जाएगा, प्रोडक्शन से लेके मतलब एम्प्लॉयमेंट एवरीथिंग जो है आपके पक्ष में ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को आपको किसी भी तरीके का नहीं मिलेगा। इनवॉलंटरी मतलब कि फोर्सफुल अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको काम मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई काम करना चाह रहा है तो उसको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है आपको नहीं देखने को मिलेगी जब यहाँ पे एक्सपेंशनरी टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, लेकिन कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन वो जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है जैसे कि हमने देखा वो इनवॉलंटरी नहीं होगा, ठीक है, दैट विल बी अ वॉलंटरी नेचर। और वॉलंटरी नेचर किस तरीके से होगा, या तो आप काम करना ही नहीं चाहते हो, या फिर आपको देखने को मिलेगा फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए, तो मतलब कि कोई फ्रेश कॉलेज पास आउट है स्टूडेंट, तो कॉलेज से निकलने से जॉब ढूंढने तक का जो ये सारा जो टाइम पीरियड रहेगा जब तक वो अनएम्प्लॉयड रहा, उसको क्या कहते हैं, उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड कहते हैं। या फिर इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कोई पहले कहीं पे जॉब करता था, उसने वो जॉब छोड़ दी और दूसरे जॉब की तलाश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को आपको मिलता है उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरी तरफ होता है स्ट्रक्चरल टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसकी डेफिनेशन आप दोगे कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपेंशन और प्रोस्पेरिटी पीरियड जो है इसके क्या खास फीचर होते हैं, तो आप देख सकते हो कि अब सब कुछ आपके पक्ष में ही रहेगा। तो जीडीपी की अगर हम बात करें या फिर जीएनपी की बात करें, तो एक्चुअल जो आपका जीडीपी अभी देखने को मिल रहा है और पोटेंशियल जीडीपी जो हो सकता है, ठीक है, उसके बीच में जो गैप आपको जो देखने को मिलता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। दैट मीन्स कि आपका जो फुल एफिशिएंसी जो है उस पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो जब एक्सपेंशन प्रोस्पेरिटी का टाइम होता है तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो है ये मैक्सिमम लेवल की होती है, आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट, या फिर आप इनडायरेक्टली हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट लेवल जो है इस समय पे बहुत ज़्यादा होता है, और जो डिमांड जो लोग करते हैं, जो कंज्यूमर्स की डिमांड होती है वो सब चीज़ के लिए ज़्यादा होती है। सब चीज़ का यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गुड्स हो, चाहे वो पेरिशेबल गुड्स हो, किसी भी तरीके का कोई भी गुड्स हो, सभी के लिए डिमांड जो है कंज्यूमर्स इस टाइम पीरियड में उनकी ज़्यादा ही होती है। तो अब सवाल ये है कि ये कब तक, मतलब ये जो प्रोस्पेरिटी का टाइम है ये कब तक रहेगा। तो हमने लेक्चर की शुरुआत में देखा था इसके लिए कोई टाइम पीरियड होता नहीं है, ये वेरी करता है 2 साल से 12 साल के बीच में। लेकिन एक चीज़ जो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो एक्सपेंशन और प्रोस्पेरिटी का जो फेज़ है ये ख़त्म कब हो सकता है। तो ख़त्म होने के लिए एक बात जो हम इसके कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं कि हाँ जी ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो टाइम पीरियड ये रहेगा कि बैंक जो है वो क्रेडिट देना बंद कर दे। तो बैंक जब क्रेडिट देना बंद कर देंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इसका फिर बैड इम्पैक्ट जो है आप समझ ही सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा तो जो प्रोस्पेरिटी की जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो फुलफ़िल हो ही नहीं पाएगी, और जो उसके फीचर्स है उसको हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो बैंक अगर क्रेडिट देना जो है अगर वो बंद कर दे, दैट मीन्स कि लोन प्रोवाइड करना अगर बंद कर दे, तो ये कहीं ना कहीं एक हिंट मिलेगा कि प्रोस्पेरिटी का जो टाइम है दैट विल नो लॉन्गर रिमेन इन प्रैक्टिस, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें
तो अगर जो आपके बिजनेस पर्सन्स हैं, तो अगर उनकी एक्सपेक्टेशन जो है प्रॉफिट को लेके अगर वो चेंज हो जाती है, दैट मीन्स कि अगर वो पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में जो है हमारे जो प्रॉफिट्स है वो कम होने वाले हैं, तो इस सिचुएशन में भी क्या हो सकती है कि वो प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, और फिर प्रोडक्शन मतलब बंद कर देंगे, फिर इसके दूसरे नेगेटिव एस्पेक्ट उसको स्टडी करने की अभी ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से ये दो ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्रोस्पेरिटी का जो टाइम पीरियड है, एक्सपेंशन का टाइम पीरियड है, उसको ख़त्म करने के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइम पीरियड की, जो कि बात करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डिप्रेशन की। तो इसमें क्या होगा, तो जो कुछ भी हमने अभी इस पिछले स्लाइड में समझा है एक्सपेंशन और प्रोस्पेरिटी के फेज़ के लिए, तो उसका सब कुछ अगर हम नेगेटिव कर दें या फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम लाइन उसके लिए लिख दें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्शन और डिप्रेशन का पीरियड हो जाएगा। जैसे कि जीएनपी जो है आपका कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जो कि अर्लियर देखने को नहीं मिलती थी, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगा, प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे क्योंकि लोग डिमांड नहीं करते हैं। अब ये बात मैं कर रहा हूँ रिसेशन की, ठीक है, तो रिसेशन के टाइम पीरियड में आप देखते हो कि लोग डिमांड नहीं करते हैं, डिमांड लोगों का कम हो जाता है। अब डिमांड क्यों कम हो जाता है, भैया लोगों के पास पैसे ही नहीं है। आप यहाँ पे ये देख रहे हो ना, एम्प्लॉयमेंट जो है ये कम हो गया, तो लोगों के पास काम ही नहीं है, पैसे आएंगे नहीं तो डिमांड कैसे करेंगे, तो लोग डिमांड नहीं करेंगे तो प्राइसेस जो है, स्वाभाविक सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड के ज़रिए प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेक्निकली चीज़ों को समझ सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप देखते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है इस टाइम पीरियड में, और इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हैं वो मनी होल्डिंग जो है अपने पास रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। तो अगर आप पैसा डिपॉजिट करवाने जाते हो बैंक में, तो आपको फ़ायदा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि लोग जो है कैश को अपने पास ही रखने का प्रेफरेंस जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब रिसेशन और डिप्रेशन का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे लोग करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज जो है इस पर भी इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बेसिकली होता क्या है कि जो इनका यूजुअल कैपेसिटी है, जिस एफिशिएंसी से वो काम कर सकते हैं, वो कर नहीं पाते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में वैसे तो सभी इंडस्ट्रीज ही हिट होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल गुड इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इस पर्टिकुलर डिप्रेशन और रिसेशन के टाइम पीरियड से। अब मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ ये वर्ड जो है डिप्रेशन रिसेशन, डिप्रेशन रिसेशन, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं रिसेशन की, तो उसकी डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है कि डिमांड लोग कम कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो मतलब कि बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब रिसेशन जो है अगर ये बहुत लंबे समय तक रहे और इसी का वर्स्ट सिचुएशन जो है रिसेशन का ही, उसको ही हम डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बस यही डिफरेंस है, मतलब कि जो सीवियर रिसेशन होगा उसको आप डिप्रेशन कह सकते हो। अब उसके बाद आपका टाइम पीरियड क्या आता है, ट्रफ और रिवाइवल का, ठीक है, मतलब कि सबसे बॉटम वाला टाइम पीरियड मतलब कि डिप्रेशन। अब डिप्रेशन के बाद साइकिल फिर से शुरू किधर की तरफ जाता है, डिप्रेशन के बाद स्वाभाविक सी बात है आपका रिवाइवल का टाइम पीरियड आता है, या फिर आप कह सकते हो कि आपका रिकवरी का टाइम पीरियड आ जाता है। तो ट्रफ जो है वो, ट्रफ क्या है, हमने देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम पीरियड है, जो कॉन्ट्रैक्शन वाली कर्व थी, उसका ही सबसे बॉटम पॉइंट है जिसको कि हम ट्रफ कहते हैं। और सबसे जो बॉटम वाला पॉइंट जिसको कि ट्रफ कहते हैं, इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं। तो अब ये जो डिप्रेशन है ये क्या हो सकता है, ये सबसे एक लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से निकलने के लिए जो सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे इसे निकलने का जो सोल्यूशन है, बहुत से इकोनॉमिस्ट ने अपना अपना सोल्यूशन जो इसके लिए दिया है। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो थियरी है वो है इनोवेशन की थियरी, जो कि जोसेफ शिम्पीटर ने दी थी। तो वो थियरी क्या कहती है कि इनोवेशन लेके आइए, तो इनोवेशन लेके आते हो आप, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेके आते हो, किसी भी तरीके का जो इनोवेशन लेके आते हो, तो वो एक स्टिमुलस की तरह कार्य करता है, और इससे ही जो आपकी इकॉनमी है वो ग्रो करना फिर से वापस पटरी पे जो है आना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से हम ट्रफ और रिवाइवल की जो टाइम पीरियड है इसको हम समझ सकते हैं। अब जाते जाते हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि बिजनेस साइकिल, अब हम कलेक्टिवली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बिजनेस साइकिल के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। पहले हमने अलग अलग सभी चीज़ों को समझा पॉइंट बाय पॉइंट, अब हम देखते हैं कि ये जो बिजनेस साइकिल है इसके कंबाइनली कलेक्टिवली इसके जो इम्पैक्ट जो है, फीचर्स जो है वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये बिजनेस साइकिल जो है ये पीरियोडिक होता है, तो हमने इसको समझा ही है। पीरियोडिक कैसे होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये इस तरीके से इसको हम पीरियोडिकली स्टडी करते हैं। तो ये इसका पहला फीचर है। दूसरा फीचर ये है कि ये सिंक्रोनिक होते हैं। सिंक्रोनिक का मतलब ये होता है
कि अगर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा तो सभी सेक्टर में देखने को मिलेगा, डिप्रेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो सभी सेक्टर को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको बिजनेस साइकिल को हम सिंक्रोनिक इसलिए भी कहते हैं। और अगर हम बात करें तो अब क्योंकि सिंक्रोनिक हम कह रहे हैं तो सभी सेक्टर में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, प्रोडक्शन भी आता है, कंजम्पशन भी आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, प्राइस लेवल भी आता है, एवरीथिंग सब में आपको जो सिंक्रोनिक की जो डेफिनेशन है ये आपको देखने को मिलेगी। दैट मीन्स कि सभी जो आपके वेरिएबल्स हैं वो सभी ही अफेक्टेड होंगे, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ ये डील जो है ये नहीं करता है। और एक जो कि इम्पोर्टेंस जो हमने रिसेशन के कंटेक्स्ट में स्टडी किया था वो उसकी बात बेसिकली किन साहब करते हैं कि जब कभी भी आपको रिसेशन का टाइम पीरियड मिलेगा तो उस समय जो सबसे ज़्यादा अगर कोई आपकी जो इंडस्ट्री है जो अफेक्ट होती है तो वो आपके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कंपनीज़ है वो ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और इसकी बात किसने करी थी? इसकी बात केन्स साहब ने इसकी करी थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट इससे नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बात किया ही था कि एक्चुअली ये जब बिजनेस साइकिल की बात आएगी ना तो एक बात हमने यहाँ पे मान के चलना है कि जो इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं या फिर कैपिटल गुड्स हैं या फिर आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जिसको कि आप कह सकते हो, अलग अलग नाम है इन सभी के, तो वो जो सेक्टर है वो ज़्यादा इससे अफेक्ट होता है। और जो सिंपल अगर हम बात करें सिंपल जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है वो इसका ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट बिजनेस साइकिल का नहीं पड़ता है। और अब हम देखते हैं कि बिजनेस साइकिल होगा तो डिप्रेशन और एक्सपेंशन पे इसका डिप्रेशन या फिर हम अगर बात करें एक्सपेंशन का तो उसका इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स जो है इस पे इसका क्या इमीडिएट इम्पैक्ट जो आपको देखने को मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं बिजनेस साइकिल का जो इफेक्ट है वो इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स जो है उस पर क्या देखने को मिलेगा। देखिए इन्वेंट्रीज का क्या मतलब होता है? इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक ऑफ गुड्स। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप डिटेल में थोड़ा मत जाना, इसको हम जस्ट कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि अभी हमने रिसेंटली इनफैक्ट अभी भी देख रहे हैं कि जो अगर रिसेशन का टाइम पीरियड तो हम क्या करते हैं, एक शॉपकीपर जो है उसकी क्या कोशिश होती है, उसकी कोशिश ये होती है कि जितने भी उसके जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो किसी तरीके से बेच दे, क्योंकि डिमांड तो होता नहीं है, लेकिन उसकी कोशिश तो यही रहती है कि जो कुछ भी उसके पास है वो जल्दी से निकाल दे दुकान से, है ना। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स है उसके लिए कोशिश ये होती है कि जल्दी से इसको बेच दिया जाए। लेकिन जब बात होती है आपके एक्सपेंशन पीरियड की तो ये क्योंकि एक अच्छा टाइम पीरियड होता है, डिमांड बहुत लोग करते हैं, तो कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉक है हम गुड्स का कर सके, इन्वेंट्रीज का जो साइज़ है जितना से ज़्यादा बढ़ा सके उतना बढ़ा ले, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, और ज़्यादा अगर आपके पास इन्वेंट्रीज होगी, ज़्यादा बेचोगे, ज़्यादा पैसा आएगा। तो इस तरीके से बिजनेस साइकिल का जो इम्पैक्ट है अब इसको पैरेलली इस एंगल से भी समझ सकते हो। प्रॉफिट पे बिजनेस साइकिल का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है, प्रॉफिट जो है एक्सपेंशन टाइम के पीरियड में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये जो नंबर है प्रॉफिट का कम हो जाएगा जब हम रिसेशन की बात करेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें बिजनेस साइकिल की तो दिस इज़ इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। दैट मीन्स कि हमने देखा था सिंक्रोनिक ही है, तो सिंक्रोनिक का मतलब यहाँ पे अब आप यहाँ पे कंट्रीज लेवल पे भी देख सकते हो। दैट मीन्स कि अगर एक कंट्री अगर रिसेशन का टाइम पीरियड देख रहा है तो ये स्वाभाविक है कि दूसरी कंट्रीज जो है वो भी इससे इम्पैक्टेड हो जाए, क्योंकि हम अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं और सभी कंट्रीज जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ अवर दिस लेक्चर। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।